12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण प्रश्न 15 बिंदु 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबरी से e⁻x sin x है। इसको हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमारे पास में जो कंडीशन है हम लिख रहे हैं y डैश, हमारे पास क्या दिया है y डैश बराबरी से e⁻x sin x, मतलब क्या दिया है हमको दिया है dy/dx दिया है। क्या दिया है dy/dx दिया है e⁻x sin x, ये हमें दिया है। अब हम dx को इधर अगर ले जाए तो क्या हो जाएगा dy इक्वल टू e⁻x sin x dx। समीकरण के दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन होगा dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्योंकि दो फलन आ गए और उनका क्या करना है समाकलन करना है, तो हम जानते हैं क्योंकि दो फलनों का यदि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ये दो फलनों के गुणनफल का यदि हमको क्या करना समाकलन, इसका जो सूत्र है सबसे पहले तो ये देखें कि किसको प्रथम फलन मानना चाहिए। उसका सूत्र अपन बता रहे, तो उसका सूत्र है ILATE, या जिसको हिंदी में हम क्या कहते भी त्रिच। अब इसका अर्थ देखिए, तो इसके अर्थ अगर आप अंग्रेजी में देखें तो इसको हम कहते इनवर्स फंक्शन। I मतलब इनवर्स फंक्शन, L मतलब लॉगरिथम फंक्शन, A मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब क्या प्रतिलोम फलन, लघुगुणक फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन, उसको प्रथम मानेंगे जो अक्षरों में यहाँ प्रथम है। तो हमारे पास e⁻x, तो हमारे पास यहाँ e⁻x चरघातांकी फलन है, sin x त्रिकोणमितीय फलन है, तो हम त्रिकोणमितीय फलन को पहला और चरघातांकी को द्वितीय फलन मानेंगे। तो दो फलनों का जब समाकलन करते हैं हम तो उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। दो, हालांकि ये समाकलन में पढ़ चुके, पर एक बार फिर से अपन दो फलनों का समाकलन। और दो कैसे फलन है गुणनफल फलन है ना। दो कौन से फलन है, दो गुणनफल फलनों का समाकलन निकाल रहे हो। तो क्या सूत्र है, इसका सूत्र है प्रथम फलन जिसको माना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। लेकिन जिसको हमने कौन सा सेकंड फंक्शन माना है, जिसको हमने कौन सा सेकंड माना है, इस द्वितीय फलन का क्या करेंगे हम समाकलन। द्वितीय का क्या करते हैं समाकलन। ऋण क्या लिखते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण कोष्टक में जो आपने प्रथम माना है, क्या प्रथम फलन का या प्रथम का क्या अवकल गुणांक गुणित क्या जिसको आपने द्वितीय माना है, इस द्वितीय फलन का समाकलन। और इसके बाद ये पूरे का समाकलन, इसके बाद इस पूरे का पुनः हम क्या करते, इस पूरे का फिर से हम करेंगे समाकलन। यदि आपके पास मान लो इसको हम कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन करना है किसका, एक फंक्शन u दूसरा फंक्शन v dx है। u को आपने कौन सा
प्रथम फंक्शन मान लिया है, v को आपने कौन सा सेकंड फंक्शन मान लिया है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो हम क्या लिखते, u को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इस द्वितीय फंक्शन यानी कि v का dx के सापेक्ष ऋण कोष्टक, और कोष्टक के पहले हम समाकलन लिख रहे हैं। प्रथम का क्या अवकलन, मतलब d बाय dx u, फिर द्वितीय का क्या समाकलन, द्वितीय का समाकलन यानी कि क्या v dx, और प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन, और जो हल आएगा उस पूरे का पुनः समाकलन। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखते हुए हम इसका हल आगे की तरफ कुछ लिखेंगे। तो इस फार्मूले के आधार पर e रेज़ टू x द्वितीय फलन हो जाएगा, sin x प्रथम फलन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब, और इस पूरे को मान लो हम i मान लेते, माना कि किसके बराबरी से, i बराबरी से ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का पद है, e रेज़ टू x sin x dx। ठीक, अब हम क्या dy, ये जो कंडीशन आई है इसको देखिए, अपन लिख रहे हैं i इक्वल टू, अब क्योंकि ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास प्रथम फलन है कौन सा sin x, तो sin x में कोई परिवर्तन नहीं, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx माइनस इंटीग्रेशन किसका sin x का d बाय dx, डिफ्रेंसिएशन किसका sin x का, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx, पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो क्या लिखेंगे i इक्वल टू sin x, हम जानते हैं e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन वही का वही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन sin x का डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा कितना, ये मिलेगा अपने को, ये मिलेगा हमको क्या cos x इंटू e रेज़ टू x dx। पुनः यहाँ ध्यान से देखिए तो ये पुनः आपके पास दो फलनों के गुणनफलों का समाकलन आ गया। तो आगे पुनः इसका समाकलन करेंगे sin x इंटू e रेज़ टू x माइनस, जब हम इसका ये करेंगे तो हम जानते इसको हम कौन सा प्रथम फलन मानेंगे, इसको हम द्वितीय फलन मानेंगे, मतलब क्या, अब इसको देखिए cos x को ज्यों का त्यों, cos x को ज्यों का त्यों, इसको प्रथम और इसको द्वितीय, cos x ज्यों का त्यों, इंटीग्रेशन किसका होगा e रेज़ टू x dx का, माइनस, ध्यान से देखिए माइनस, अब हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन फिर d बाय dx किसका cos x का, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्टक बंद, i इक्वल टू sin x इंटू e रेज़ टू x माइनस, अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा क्या cos x e रेज़ टू x ज्यों का त्यों, जब हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो माइनस sin x आएगा, तो माइनस माइनस हम इसको लिख सकते हैं प्लस, इंटीग्रेशन क्या sin x इंटू e रेज़ टू x dx, क्योंकि इसका तो e रेज़ टू x ही आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें ब्रैकेट को ओपन करते, ब्रैकेट को क्या करें हम ओपन करेंगे, तो i इक्वल टू sin x e रेज़ टू x माइनस cos x e रेज़ टू x, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin x इंटू e रेज़ टू x dx। अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो समीकरण 1 है ये ज्यों का त्यों यहाँ फिर से रिपीट हो गया है, काहे में समीकरण 2 में। कहने का मतलब है इसको हम i में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो समीकरण 2 में कहाँ से? समीकरण 1 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? i इक्वल टू, क्या लिखे? इसको हम लिखेंगे e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस e रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इसकी जगह पर i। ये जब i इधर जाएगा तो i में i जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा? 2i। 2i इक्वल टू क्या? e रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। दोनों में e रेस टू एक्स कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i इक्वल टू e रेस टू एक्स बाय 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पर ये तो पूरी वैल्यू y के बराबर थी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते? y लिख सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन dy की वैल्यू को हमने क्या मान लिया था? i मान लिया था। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके बराबर? y के बराबर आ गया। y इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास y के बराबर आ गया। और क्योंकि अब इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू c को लिख देंगे, या कांस्टेंट वैल्यू c को लिख देंगे, और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। क्योंकि दिया है यह बिंदु 0 0 से गुजरता है, यह कौन से बिंदु? 0 0 से गुजरता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 रखेंगे। तो उसके बाद देखें कि इसमें c की वैल्यू क्या आती। तो मतलब कौन से? समीकरण 3 में x बराबरी से 0, y बराबरी से 0 रखने पर। समीकरण 3 में x बराबरी से 0 और y बराबरी से 0 रखने पर, क्योंकि यह जो वक्र है 0 0 से होकर गुजरता है, अर्थात इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो कंडीशन क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 0, e रेस टू एक्स मतलब e रेस टू 0 बाय 2 क्या? साइन 0 माइनस कॉस 0। हम में से सब जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, e रेस टू 0 की वैल्यू 1 और प्लस c। अब इससे जो वैल्यू मिलेगी कुछ इस प्रकार से, 0 इक्वल टू 1 बाय 2, 0 माइनस 1 प्लस c। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 प्लस c। माइनस 1 बाय 2 इधर चल जाएगा तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय 2। तो समीकरण 3 से, कौन से समीकरण से? समीकरण 3 से वक्र का समीकरण मिल जाएगा। समीकरण 3 से जो वक्र का हमको समीकरण मिलता है वो समीकरण होगा y इक्वल टू 1 बाय 2 ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय 2। अब ये 2 को यदि हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ये प्लस 1 भी इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 1। ये क्या आ जाएगा? 2y माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।